इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके फर्स्ट पार्ट को जाके देख लो, क्योंकि उसके बिना आपको ये वीडियो ठीक से समझ नहीं आएगी। सो इसलिए पहले जाके उसे देखो। एंड जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट देख लिया है, चलो अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो 1970s में एक नेशनल इंक्वायरर ने उन लोगों के लिए एक इनाम रखा जो ये साबित कर पाए कि दूसरी दुनिया में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। एंड जो यूएफओ पैनल असेंबल किया गया था, वहां पे भी वेल रेस्पेक्टेड और समझदार लोग बैठे थे। डॉक्टर हाइनेक एंड डॉक्टर हार्डर भी उस पैनल में थे। इनके अलावा बहुत से पीएचडी होल्डर्स, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस और फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी जनरल भी वहां मौजूद थे। बेट्स फैमिली ने सोचा कि वो उस स्पीयर को उस गैदरिंग में ले जाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि वो कोई आउटर स्पेस की चीज है। एंड वहां मौजूद समझदार लोग शायद उस स्पीयर के बारे में पता लगा पाए। जब वो स्पीयर पैनल के लोगों के पास लाया गया तो कुछ टाइम उस स्पीयर के साथ बैठने के बाद डॉक्टर हाइनेक को ये लगा कि शायद वो स्पीयर मैन मेड ही है। उन लोगों ने स्पीयर को थोड़ा मूव होते हुए भी देखा। अब उनके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। पैनल के कुछ मेंबर्स ने बोला कि इस स्पीयर में ड्रिल करके देखना चाहिए, लेकिन डॉक्टर हार्डर ने ये करने से मना कर दिया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर इस स्पीयर में कोई ऐसी चीज है जिसका एटॉमिक नंबर 140 है तो इसमें ड्रिल करने से वो चीज एक्सप्लोड भी हो सकती है। अब ये सारी बातें चल ही रही थी और तभी एनक्वायरर के ऑफिस से टेरी को एक कॉल आती है। उस कॉल में टेरी को बताया गया कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुन के टेरी तुरंत अपनी माँ को कॉल लगाता है, लेकिन उसकी माँ कॉल का जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए वो तुरंत वहां से निकल के अपनी घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जल्दबाजी में वो उस स्पीयर को वही छोड़ देता है। अब जब टेरी घर पहुंचता है तब वो देखता है कि जेरी तो एकदम ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। जब जेरी को पता चलता है कि टेरी स्पीयर को वही छोड़ आया है, तब जेरी उसे तुरंत वहां जाके स्पीयर लेके आने को कहती है। सो टेरी भी वापस वहां जाता है। एंड जब वो स्पीयर वापस मांगता है तब वो एनक्वायरर उसे वो स्पीयर नहीं दे रहा था। टेरी लगातार उनसे स्पीयर की डिमांड करता रहा, बट वो एनक्वायरर और उसके लोग टेरी को वो स्पीयर नहीं दे रहे थे। कुछ देर तक दोनों लोगों में ऐसी ही बहस चलती रही। एंड फिर एनक्वायरर और उसके लोग कहते हैं कि वो स्पीयर यहाँ नहीं है, क्योंकि यूएफओ पैनल पे जो लोग बैठे हुए थे वो उस स्पीयर को अपने साथ न्यू ऑर्लिन्स ले गए ताकि वो उस पे कुछ और टेस्ट रन कर सके। इस बात का पता चलते ही टेरी तुरंत न्यू ऑर्लिन्स पहुंचता है। एंड जब वो वहां पहुंचता है तब वो देखता है कि वो स्पीयर नेवी के पास था। वो टेरी से कहते हैं कि जब तक स्पीयर पे टेस्ट चल रहे हैं तब तक वो स्पीयर के पास नहीं जा सकता है। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद नेवी को स्पीयर के बारे में कुछ खास न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एंड कुछ टाइम बाद टेरी को वो स्पीयर वापस कर दिया गया। अब जब टेरी उस फैसिलिटी से जा रहा था तब वहां कुछ रिपोर्टर्स ने टेरी से कहा कि आप उस स्पीयर से कुछ करा के दिखाइए। इस पे टेरी ने उन्हें जवाब दिया कि हाँ जरूर। अब जब उस स्पीयर को नीचे रखते थे तो वो अपने आप रोल होने लगता था, इसलिए टेरी ने उसे नीचे रख दिया ताकि सब उसे रोल होते हुए देख सके। लेकिन जब टेरी ने उसे नीचे रखा तब कुछ हुआ ही नहीं। वो स्पीयर रोल ही नहीं हो रहा था, ना ही वाइब्रेट हो रहा था। वो बस नीचे बिना कुछ किए नॉर्मली पड़ा हुआ था। अब टेरी उस स्पीयर को लेके वहां से निकल जाता है। एंड रास्ते में उसे उसकी बहन का कॉल आता है कि कुछ लोग उसका एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं और शायद वो रिपोर्टर्स तो नहीं है। अब जब टेरी अपने घर पहुंचता है तो फैमिली वाले उस स्पीयर को वापस एग्जामिन कराते हैं एंड उसके एक्सरेज भी निकलवाते हैं। लेकिन इस बार पता चलता है कि अब उस स्पीयर में 4 मैग्नेटिक पोल्स नहीं है। इस बार उस स्पीयर पे कुछ निशान भी बने हुए थे, जैसे कि उसे काटने की कोशिश की गई हो। एंड उसके अंदर जो 3 छोटे स्पीयर्स थे अब वो भी वहां नहीं है। अब डॉक्टर हार्डर ने बेट्स फैमिली को पहले भी वार्न किया था स्पीयर को लेके। एंड डॉक्टर हार्डर डॉक्टर हाइनेक पे भरोसा नहीं करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि शायद इसके पीछे डॉक्टर हाइनेक का ही हाथ हो। शायद उन्होंने उस स्पीयर पे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हो जिससे उसकी सारी प्रॉपर्टीज चली गई हो, या फिर शायद उन्होंने वो स्पीयर ही बदल दिया हो एंड उन्होंने बेट्स फैमिली को एक नकली स्पीयर दिया हो एंड असली वाला शायद उनके पास हो। क्योंकि जब डॉक्टर हाइनेक की मौत हो गई थी तब 2019 में उनके बेटे जोएल हाइनेक ने बताया था कि उनके फादर के पास एक मेटालिक स्पीयर थी जिसे उन्होंने बेसमेंट में रखा था। एंड फादर ने उन्हें बस इतना बताया था कि वो स्पीयर फ्लोरिडा के यूएफओ केस से रिलेटेड कोई चीज है। अब बेट्स फैमिली के पास जो स्पीयर था उसमें कोई प्रॉपर्टी बची नहीं थी। एंड रिपोर्टर्स भी हर दिन फैमिली वालों के पास जाके उनसे पूछताछ किया करते थे। एंड अब तो उन्हें ऐसा भी लगता था
कि शायद कुछ लोग उन पे नजर रखे हुए हैं। और एक बार तो जेरी को एक आदमी ने फिजिकली असॉल्ट भी किया था जो प्रिटेंड कर रहा था कि वो एक रिपेयर मैन है। अब इन चीजों से बेट्स फैमिली इतना परेशान हो गई थी कि वो अपना घर और अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के उस जगह से चले गए। अब वो कहाँ चले गए वो किसी को नहीं पता। एंड बेट्स स्पीयर आखिर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर उन्हें कभी नहीं मिल पाया। एंड इसलिए शायद अब हमें भी कभी नहीं पता चल पाएगा कि आखिर वो स्पीयर था क्या एंड वो कहाँ से आया था। अब इस स्पीयर के अराउंड काफी थियरीज रिवॉल्व करती है। सो चलो अब उनमें से कुछ थियरीज पे फोकस करते हैं। एक थियरी के अकॉर्डिंग ये किसी सोवियत सैटेलाइट स्पुतनिक का पार्ट होगा या फिर शायद किसी और टेक्नोलॉजी का पार्ट। वेल, अगर ये एक सैटेलाइट का पार्ट था तो इसमें कनेक्टर्स, वायर्स एंड और भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होने चाहिए थे ना, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दूसरी थियरी के अकॉर्डिंग शायद ये एक फू फाइटर था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कुछ अलाइड एयरक्राफ्ट्स ने कुछ यूएफओस को एनकाउंटर किया था जो उनके एयरक्राफ्ट को फॉलो कर रहे थे एंड उन यूएफओस की रफ्तार भी बहुत ज्यादा थी। सो उन पायलट्स ने उन यूएफओस का निकनेम फू फाइटर्स रख दिया था। इसके अलावा एक थियरी ये कहती है कि शायद ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी या फिर कोई एलियन वेपन हो सकता है। कुछ का मानना है कि शायद ये उन वेपन्स में से एक हो सकता है जिसे एटलांटिस को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया गया था। एक थियरी ये है कि शायद वो स्पीयर एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का नतीजा होगा जिसे साइंटिस्ट ने अपनी लैब में बनाया होगा एंड उन्होंने सक्सेसफुली कोई ऐसा एलिमेंट बना दिया होगा जिसका एटॉमिक नंबर 140 है, बट उन्होंने इसे डिस्क्लोज नहीं किया था एंड किसी रीजन की वजह से या फिर गलती से वो स्पीयर बेट्स फैमिली की प्रॉपर्टी में आ गया होगा या शायद किसी ने उसे वहां छोड़ा होगा। अब एक थियरी है जिसमें बहुत लोग बिलीव करते हैं। उनके अकॉर्डिंग बेट स्पीयर और कुछ नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट या फिर उसका कोई पार्ट था। एक आर्टिस्ट जिसका नाम जेम्स डर्लिंग जोन्स था, उसने बताया कि 1971 में उसने भी एक स्पीयर खो दिया था। बात ये थी कि वो आर्टिस्ट मेटल के स्क्रैप्स कलेक्ट कर रहा था ताकि वो उनका यूज अपने स्कल्पचर्स बनाने में कर सके एंड उसके अकॉर्डिंग वो एक बॉल चेक वेल्व था जो बड़ी पाइप्स में इस्तेमाल किया जाता है। उसने कुछ बॉल्स कलेक्ट किए थे एंड वो उन्हें अपनी वॉल्क्सवैगन बस के रैक पर रख के ले जा रहा था एंड उनमें से एक बॉल रास्ते में ही गिर गया था। अब इस थियरी में बहुत लोग बिलीव करते हैं, लेकिन इस थियरी में एक प्रॉब्लम है। उस आइलैंड पे उस टाइम पे सिर्फ एक ही फैक्ट्री थी जो कि एक पेपर मिल की थी एंड वो ऐसे बॉल्स यूज करते थे अपने वेल्व्स में, लेकिन उनका वेट सिर्फ 3-4 किलो का ही होता था। बट बेट स्पीयर का वेट अराउंड 10 किलोस है। इसके अलावा वो स्पीयर जंगल में मिला था एंड वहां से जो नजदीकी रोड थी वो भी मीलों दूर थी। अब ये स्पीयर अपने आप रोल हो सकता था, लेकिन क्या सच में ये मीलों दूर से रोल होके बेट्स फैमिली की प्रॉपर्टी में आया होगा? एंड अगर आया भी था तो बेट्स फैमिली के पास ही क्यों आया? कुछ लोग मानते थे कि वो स्पीयर खुद रोल नहीं होता था, बल्कि बेट्स फैमिली के घर के जो फ्लोर के टाइल्स थे वो टेढ़े मेढ़े थे, इसलिए वो नीचे रखते ही रोल होने लगता था। वेल, ये एक लॉजिकल पॉइंट है। चलो, रोल होना तो समझ आता है, लेकिन फिर जिसने उसे नीचे रखा वो उसे फॉलो कैसे करता था? अपने आप अपनी डायरेक्शंस कैसे बदलता था एंड फिर वापस उसी पर्सन के पास रोल होके कैसे आ जाता था? अब बेट्स फैमिली ने कभी भी उस स्पीयर के जरिए पैसे कमाने की कोशिश नहीं की। वो चाहते तो उस पे बुक्स लिख सकते थे जिससे वो लॉन्ग टर्म तक पैसे कमा सकते थे या फिर किसी दूसरे तरीकों से, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते थे। उन्होंने सिर्फ उसे उस इंक्वायरर के पास जरूर भेजा था जिसने यूएफओ पैनल की गैदरिंग रखी थी, बट उन्हें वो इनाम के पैसे नहीं चाहिए थे, बल्कि उन्हें सिर्फ उस स्पीयर की सच्चाई जाननी थी जो कि अनफॉर्चुनेटली कभी पता ही नहीं चल पाई। अब सिर्फ बेट स्पीयर ही कोई इकलौता ऐसा केस नहीं है जहां कोई अननोन मेटालिक स्पीयर पाया गया हो। इसके अलावा और भी ऐसे दूसरे केसेस हैं जहां ऐसे ही मिस्टीरियस मेटालिक स्पीयर्स पाए गए हैं, जैसे कि 2016 में इराक के सिटी मौसुल में एक यूएस पाइपलाइन ने इसी तरह के एक सिमिलर मेटालिक स्पीयर को रिकॉर्ड किया था हवा में उड़ते हुए। इसके अलावा 2023 में भी यूएस सीनेट हियरिंग के दौरान पेंटागन ने एक वीडियो रिलीज किया था जहां एक मेटालिक स्पीयर जैसी कोई चीज हवा में तेजी से उड़ते हुए दिखाई दे रही है। इस वीडियो को 2022 में मिलिट्री रीपर ड्रोन द्वारा कैप्चर किया गया था। ऑफिशियल्स एंड पेंटागन के डायरेक्टर का कहना था कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि आखिर ये चीज है क्या। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद ये कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीज हो सकती है। अब इसी तरह के कुछ मेटालिक स्पीयर्स
समुंदर के अंदर भी पाए गए हैं। जैसे कि 2014 में एक मिस्टीरियस मीटियोर के फ्रेगमेंट्स पाए गए थे जो पैसिफिक ओशन में क्रैश हुआ था नियर पापुआ न्यू गिनी। अब एक साइंटिस्ट की टीम को एक मिशन सौंपा गया जहां उन्हें उस मीटियोर के फ्रेगमेंट्स को रिकवर करना था एंड इस टीम को हार्वर्ड प्रोफेसर एविल लोब लीड कर रहे थे एंड उन लोगों ने पता लगाया कि जिस चीज से वो लोग डील कर रहे थे शायद वो कोई इंटरस्टेलर मटेरियल है। उन्होंने समुंदर के अंदर से तकरीबन 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे मेटालिक स्पीयर्स को बाहर निकाला था एंड वो मानते थे कि ये इस अर्थ से बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि उन साइंटिस्ट्स ने कंफर्म किया था कि वो स्पीयर्स जिस भी मटेरियल से बने हुए हैं वो मटेरियल अर्थ के बाकी किसी भी मटेरियल से मैच नहीं हो रही थी। अब ऐसे ही कुछ मेटालिक स्पीयर्स एंशिएंट सिविलाइजेशंस में भी पाए गए हैं। जब कुछ आर्कोलॉजिस्ट्स फेदर्ड सर्पेंट के टेंपल को एक्सप्लोर कर रहे थे जो कि टियोटिहुआकान मैक्सिको में पड़ता है, तब उन्होंने भी हंड्रेड्स ऑफ मेटालिक स्पीयर्स को खोजा था जो जमीन के नीचे गड़े हुए थे एंड उनका साइज तकरीबन 1 इंच से लेके 5 इंच बताया जाता है। अब ये सब सिर्फ कोइंसिडेंसेस है या फिर इन सब का कुछ मतलब है एंड क्या बेड स्पीयर भी इन सब से कनेक्टेड है? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आई हो तो आपको तो पता है कि आपको क्या करना है। कमेंट्स करके बताओ कि आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। बाकी तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।